नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 11 मार्च और हम द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल रेगुलेशन रिडक्स को डिस्कस कर रहे हैं। रेगुलेशन मतलब किसी चीज को नियंत्रित करने वाला, रिडक्स कम कर देना, विनियामक जो क्षमता है गवर्नमेंट की उसको कम करना। कॉन्टेक्स्ट क्या है? देखो, 2011 में एक केस हुआ था, नाम है लाफार्ज माइनिंग केस। उस केस के जब रिजल्ट दिया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया जा रहा था, तब सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एक इंडिपेंडेंट एनवायरमेंट रेगुलेटर को अपॉइंट करना है। लेकिन इतने साल हो गए, अभी तक भी एनवायरमेंट रेगुलेटर को अपॉइंट करने की जो बात कही गई थी उसको उसके ऊपर कोई भी काम नहीं किया गया, बल्कि समय के साथ में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए ज़्यादा कठिन लॉ होने चाहिए थे। उसकी तुलना में गवर्नमेंट ये प्रयास कर रही है कि एनवायरमेंट का अगर नुकसान हो तो हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा जो नए प्रोजेक्ट हैं वो स्टार्ट होने चाहिए, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल सके। अभी 2020 में एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट आया था, उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया है, पहले मान लो कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है तो उसके बारे में वहाँ पर जो जनता है उन सबसे राय ली जाती थी। लेकिन अब इस एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 2020 में इस चीज को भी बाहर कर दिया गया है कि जनता की राय को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाएगा। तो इस आर्टिकल में 2011 में जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर पास किया गया था, जब उस पर काम नहीं किया गया तो दोबारा से पिटीशन डाली गई सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण के द्वारा। और अब सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस जारी किया है कि आपने अब तक उस पर काम क्यों नहीं किया है। ठीक है, तो देखो किस तरीके से हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है प्रोजेक्ट्स की वजह से, उस सब के बारे में, और एनवायरनमेंट रेगुलेशन की क्यों जरूरत है, उन सब के बारे में इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एन एनवायरमेंटल रेगुलेटर कैन वर्क ओनली इफ, यदि गवर्नमेंट सी द वैल्यू ऑफ नेचर, यदि जो सरकारें हैं वो अगर प्रकृति की वैल्यू को समझेंगी, देखेंगी, तभी एक एनवायरमेंट रेगुलेटर अच्छे से काम कर पाएगा। मतलब सरकार तो एनवायरमेंट की वैल्यू समझ ही नहीं रही है, और अगर आप एक एनवायरमेंट रेगुलेटर को अपॉइंट भी कर दोगे तो भी वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। जब गवर्नमेंट नेचर की वैल्यू समझेंगी ना, कि एनवायरमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको प्रिजर्व, उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी एक एनवायरमेंटल रेगुलेटर उसके लिए अच्छे से काम कर पाएगा। द सुप्रीम कोर्ट्स नोटिस टू द सेंटर, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने सेंटर को एक नोटिस जारी किया है ऑन ए पब्लिक इंटरेस्ट प्ली। एक पिटीशन फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसके आधार पर टू सेटअप ए नेशनल एनवायरमेंटल रेगुलेटर अंडर द एनवायरमेंटल एक्ट 1986। रिवाइव का अर्थ होता है किसी चीज को पुनर्जीवित कर देना। एन इशू, एक मुद्दे को, दैट सक्सेसिव होता है क्रमिक, मतलब एक के बाद आने वाली दूसरी। गवर्नमेंट्स हैव प्रिफर्ड मतलब महत्व देना, प्राथमिकता देना, टू इग्नोर, उसको नजरअंदाज करने में प्राथमिकता दी है क्रमिक सरकारों ने। इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, स्पेसिफिक ऑर्डर पास्ड बाय द सेम कोर्ट मोर देन 9 years अगो। क्या बोला गया है, दोबारा से देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट नोटिस टू द सेंटर ऑन ए पब्लिक इंटरेस्ट प्ली टू सेट अप ए नेशनल एनवायरमेंट रेगुलेटर अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को एक नोटिस जारी कर दिया है। क्यों जारी कर दिया है? क्योंकि केंद्र सरकार को एक नेशनल एनवायरमेंटल रेगुलेटर को सेटअप करना था। ठीक है, कैसे करना था? एनवायरमेंटल एक्ट 1986 के तहत एक अपॉइंट करना था, एक पोस्ट क्रिएट करनी थी, उस पर एक एनवायरमेंटल रेगुलेटर को अपॉइंट करना था। और इस बात ने, जब उन्होंने अपॉइंट नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेज दिया सेंटर को। क्यों भेज दिया? क्योंकि एक मुद्दा जो 9 साल पहले जीवित था,
लाफार्ज माइनिंग केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, सेम कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ही ऑर्डर दिया था, स्पेसिफिक ऑर्डर पास किया था। उसके बावजूद जो ज़्यादातर सरकार हैं, क्रमिक जो सरकारें हैं 2011 के बाद में जो सरकारें रेगुलर एक के बाद एक सरकार जो आई है, उन्होंने सबने इसे इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को। तो उसी मुद्दे को जब पुनर्जीवित किया गया, तब सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से केंद्र सरकार को क्या भेजा है, ऑर्डर भेजा है, नोटिस भेजा है। देयर इज नो कंसेंसस, कंसेंसस का अर्थ होता है आम सहमति, सर्वसहमति, ऑन व्हाट ए न्यू रेगुलेटर कैन अचीव। इस बात के ऊपर आज तक कोई सहमति नहीं बन पाई है कि ये जो रेगुलेटर आप बनाओ तो गे वो क्या अचीव करेगा, किसके लिए बना रहे हो आप। सिंस ऑफिशियल पॉलिसी प्रिविलेजेस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जब से हमारी जो पॉलिसी है वो इस तरीके से हो गई है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कोई भी बिजनेस स्टार्ट होने वाला है तो उसमें ईजीनेस आनी चाहिए, उसमें सरलता आनी चाहिए। बाहर से कोई प्रोजेक्ट हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट होने आ रहा है तो उसके बीच में कोई भी ज़्यादा परेशानियाँ नहीं आनी चाहिए। तो जब से हमारी ऑफिशियल पॉलिसी इस तरीके से अधिकार के इस तरीके से काम करने लग गई है, तब से इस न्यू रेगुलेटर के लिए क्या अचीवेबल है, क्या टारगेट होंगे, इसके बारे में कोई भी सहमति नहीं बन पाई है। द ड्राफ्ट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020, देखो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट जब आता है तो उसका एनवायरमेंट के ऊपर कितना इम्पैक्ट गिरता है, उसका आकलन करने के लिए ये समय दर समय ये नए नोटिफिकेशन जारी होते रहते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में क्या हुआ था, which seeks to advance that goal, makes no effort to disguise मतलब किसी को मुखौटा पहनाना, द डिजायर टू वर्चुअली एलिमिनेट मतलब कम करना सिविल सोसाइटी रोल। देखो EIA एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसमें कोई भी कोशिश नहीं की गई है कि उसको झूठा जामा पहना जाए, झूठा मुखौटा पहनाया जाए इस नोटिफिकेशन को। और इसमें पहले तो ये बोल दिया जाए कि सिविल सोसाइटी का रोल बहुत ज़्यादा है कोई भी प्रोजेक्ट के लिए, और बाद में फिर उनकी जो सहमति है उसको लिया ही नहीं जाए। तो ऐसा कोई काम नहीं किया गया है, क्लियर कट बोला गया है कि सिविल सोसाइटी का जो रोल है उसको अब कम किया जाएगा। कोई भी प्रोजेक्ट को जब अनुमति देनी है तो सिविल सोसाइटी का रोल को कम किया जाएगा। इट डज नॉट एनकरेज, और यह कोई भी बढ़ावा नहीं देता है, द पब्लिक जनता को, टू वॉइस इट्स व्यूज एंड रिपोर्ट वायलेशन। मतलब एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में इस बात पर ध्यान दिया गया है कि जनता की जो आवाज़ है उस पर अब ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा, और उनकी अगर हम वायलेशन भी करते हैं, कानून को तोड़ भी रहे हैं, तो उसके ऊपर जो रिपोर्ट दी जाती है उसके ऊपर भी ज़्यादा कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। वाहिल जबकि इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी ऑफ प्रपोजल इज वीकेंड, इसके अलावा जो स्वतंत्र जो सूक्ष्म परीक्षण जो जांच किया जाएगा ना इन प्रपोजल का, ये जो नई प्रोजेक्ट है उससे इससे क्या होगा, देखो जब कोई प्रोजेक्ट आ रहा है उस प्रोजेक्ट पे जनता अपनी राय नहीं रख पाएगी, जनता अपनी बात नहीं बता पाएगी, तो अगर आप उसकी इंडिपेंडेंट जांच भी करवा लोगे ना तो वो भी वीकेंड रहेगी, क्योंकि आपके पास में जो उसके क्या क्या परेशानी है उससे रिलेटेड तो कोई न्यूज़ ही नहीं है, आपको पता ही नहीं चलेगा। जब आप किसी चीज़ का अच्छा ही अच्छा देखोगे तो आप उसकी अच्छे से जांच परख कैसे कर पाओगे, आपको उसकी जो खामियां हैं उनका भी तो पता होना चाहिए ना। तो जब जनता की आवाज़ को दबा दिया जाएगा, जनता की आवाज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो अगर किसी प्रोजेक्ट की इंडिपेंडेंट जांच परीक्षण भी होता है, स्क्रूटनी का होता है सूक्ष्म जांच परीक्षण, तो इससे जो सूक्ष्म जांच परीक्षण है वो भी कमजोर हो जाएगा। इनफैक्ट वास्तव में द EIA प्रोसेस जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेस होता है, स्पेशली आफ्टर द नोटिफिकेशन इन 2006 में जो नोटिफिकेशन आया था उसके बाद में, हैज बीन हेविली क्रिटिक्ड फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। द प्रोपोनेंट ऑफ ए प्रोजेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग the EIA report while clearance under forest, wildlife, air and एक सेकेंड
वाटर क्वालिटी लॉज आर हैवीली वेटेड इन फेवर ऑफ प्रमोटर्स। क्या बोला गया है कि देखो 2006 में जब इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेस आया था, इस नोटिफिकेशन के बाद में इस बात के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हुआ था, संघर्ष हुआ था, बहुत ही हैवीली कन्फ्लिक्ट हुआ था। किस बात के लिए कि EIA जो रिपोर्ट है ना, उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो प्रमोटर्स है, जो प्रोपोनेंट है, प्रोपोनेंट क्या होते हैं, जो समर्थक है, ठीक है, जो प्रस्तावक है, वो EIA रिपोर्ट को प्रोड्यूस करेंगे। मतलब वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगे कि हमें कैसी रिपोर्ट पब्लिश करवानी है। तो जब वो खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे तो फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, एयर, वाटर क्वालिटी लॉज के अंदर जो क्लियरेंस है उनमें भी फेवर दिया जाएगा उन प्रमोटर्स को, और उन्हीं के अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट है वो सामने आएगी। रादर देन रिफॉर्म द सिस्टम को में चेंज करने के बजाय इन 2011 एंड 2011 और 2014 में द सेंटर रिबफ्ड द अपेक्स कोर्ट ऑन द क्वेश्चन ऑफ फॉर्मिंग एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटर, contending that its order in the Lafarge mining case were only in the nature of a suggestion and later sought time but decided not to act। देखो क्या बोला गया, 2011 से 2014 की बात है। 2011 में लाफार्ज माइनिंग केस में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये बात बोली कि आप एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर बनाओ। तो उसमें तो कुछ किया नहीं सेंटर ने उसमें तो कुछ किया नहीं कि जो काम दिया गया था कि इंडिपेंडेंट रेगुलेटर बनाना है, उसमें तो कुछ नहीं किया, उस क्वेश्चन के ऊपर तो कुछ नहीं किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। बल्कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है ना, वो तो एक सजेशन है, सुझाव है, उसके ऊपर काम करना जरूरी नहीं है। ऐसे उस तरीके से उस न्यूज को उन्होंने लिया और समय के साथ में उन्होंने इस एक्ट के ऊपर कुछ भी निश्चय नहीं किया। The current PIL is forcing the government to come up with a fresh explanation on why it has been sitting on its hand all along। तो जो करंट PIL फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें गवर्नमेंट को एक फ्रेश एक्सप्लेनेशन, अच्छे से व्याख्या करके बतानी है कि समय के साथ में जो गवर्नमेंट है वो क्यों इस तरीके से बैठी रही, गवर्नमेंट ने क्यों काम नहीं किया जब गवर्नमेंट को बोला गया था कि आपको एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर को बनाना है। यट फिर भी For a national regulator to work, the government must recognize the limits to excessive growth, respect a neutral body and preserve the integrity of environment। फिर भी देखो, नेशनल रेगुलेटर अगर गवर्नमेंट बना भी देगी और वो अपना काम भी करेगा, फिर भी गवर्नमेंट को जो एक बहुत ज़्यादा ग्रोथ अचीव की जा रही है ना, उसके लिए एक लिमिट फिक्स करनी होगी। जो एक न्यूट्रल बॉडी गवर्नमेंट बनाने वाली है, नेशनल रेगुलेटर, उसकी रेस्पेक्ट करनी होगी और एनवायरनमेंट की जो इंटीग्रिटी है उसको प्रिजर्व करना होगा। एक की इशू रेज्ड मतलब होता है किसी चीज को उठाना, बाय द PIL इज द लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का अर्थ होता है विश्वसनीयता। देखो, इस PIL के द्वारा एक मेन जो मुद्दा है वो ये उठाया गया है कि EIA प्रोसेस, कोई भी प्रोजेक्ट का जब एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है कि इस प्रोजेक्ट के द्वारा इन्वायरमेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका आकलन किया जाता है, तो उसमें देखो विश्वसनीयता की कमी होती है। क्यों? क्योंकि लीडिंग टू रिपोर्ट्स दैट आर ऑफन प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ ड्यूबियस मतलब होता है संदेहास्पद, मतलब जिस चीज के ऊपर आपको संदेह हो, एक्सपर्टीज विशेषज्ञ एंड मैनिपुलेटेड डाटा। क्योंकि देखो इस तरीके की जब रिपोर्ट बनाई जाती है ना किसी प्रोजेक्ट की, तो जो संदेह वाले विशेषज्ञों के द्वारा बनाई जाती है या फिर डाटा को मैनिपुलेट किया जाता है, नुकसान ज्यादा पहुंचा रहे हो एनवायरनमेंट को, लेकिन डाटा इस तरीके के प्रोड्यूस कर दिए गए कि नहीं ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, तो ये जो रिपोर्ट आती है ना वो सही नहीं होती है। इस कारण से EIA जो प्रोसेस है उसकी विश्वसनीयता पर क्या है, संदेह है। इन मोस्ट केसेज, ज्यादातर केसेज में क्या होता है, द प्रोपोनेंट्स ऑल्सो इग्नोर
द व्यू ऑफ कम्युनिटीज, जो समर्थक होते हैं, जो प्रस्तावक होते हैं, जो प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं, वो इस चीज को नजरअंदाज करते हैं। किस चीज को? द कम्युनिटीज दैट वुड बी डिस्प्लेस्ड, कि जो समुदाय वहां से डिस्प्लेस किया जा रहा है, जिसको स्थानांतरित किया जा रहा है, एंड आर इल इक्विप्ड और टू असेस द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज सच एज क्लीन एयर, वाटर एंड फार्म प्रोडक्टिविटी, कि जो प्रस्तावक हैं वो इस चीज को इग्नोर करते हैं कि उन्होंने जो प्रोजेक्ट लगाया है उससे वहाँ की कम्युनिटी को क्या नुकसान होगा, वाटर, एयर, पानी, लैंड प्रोडक्टिविटी, उन सबको क्या फर्क पड़ने वाला है, बायोडाइवर्सिटी को कितना नुकसान होगा, इन सब का झूठा आकलन किया जाता है प्रोजेक्टर्स के द्वारा। द सेंटर एंड स्टेट मस्ट एक्नॉलेज, सेंटर को और जो स्टेट्स हैं उसको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, द कन्फ्लिक्ट अराइजिंग फ्रॉम प्रेशर ऑन स्केर लैंड एंड इकोसिस्टम फ्रॉम पोल्यूटिंग प्रोजेक्ट्स विच हैज already created cluster of industrial locations that are doing badly on the CPCB comprehensive environmental pollution index। सेंटर और स्टेट को, केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकारें उनको भी इस बात को ध्यान देना होगा कि जो हमारी जमीन है, जो बहुत ही कम जमीन ऐसी बची है जो बिल्कुल सही है, उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करने से जो कन्फ्लिक्ट, एक संघर्ष हो रहा है, उस पर हमें काम कम करना होगा। और जो इकोसिस्टम है, जो जिसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है फ्रॉम पोल्यूटिंग प्रोजेक्ट्स, जो बहुत ज़्यादा प्रदूषण करने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी वजह से ज़मीन को और इकोसिस्टम को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है ना, उसके ऊपर ध्यान देना होगा। और ऐसे कुछ एरिया हैं जहां पर पहले ही बहुत सारे इंडस्ट्रियल लोकेशंस हैं, जो CPCB सेंटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो इंडेक्स आता है, पोल्यूशन इंडेक्स, उसमें बहुत ही बुरी तरीके से काम कर रहे हैं, मतलब बहुत ही लो लेवल पर काम कर रहे हैं। और फिर भी उनकी रिपोर्ट ऐसी आ रही है कि नहीं, पॉल्यूशन को कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, कोई इम्पैक्ट नहीं डाला जा रहा है। तो इसके ऊपर सेंटर को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी स्ट्रिक्टली काम करना होगा। इट इज स्ट्राइकिंग दैट, ये चीज कचोटने वाली है, एक तरीके से प्रहार करने वाली है, दैट दिस डिड नॉट स्टॉप अप्रूवल फॉर फर्दर पोल्यूटिंग एक्टिविटी इन सम ऑफ दीज प्लेसेज, कि ऐसा नहीं है कि इन प्लेसेज पर और ज़्यादा अब जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको अप्रूवल नहीं दिया जाएगा, कोई स्टॉप कर दिया गया है कि नहीं अब वहाँ पर नहीं दिया जाएगा। वहाँ यहाँ पर तो पहले ही पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा है, तो और प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर अप्रूवल नहीं दिया जा सकता। सच एज लार्ज कोल बेस्ड पावर प्लांट्स क्लियर्ड इन रिसेंट ईयर इन कानपुर, कुडुलोर एंड अंगुल इन ओडिशा। अभी उड़ीसा के अंगुल में, कुडुलोर में, कानपुर में हाल फिलहाल के कुछ सालों में कोल बेस्ड पावर प्लांट, कोयले के आधारित जो पावर प्लांट होते हैं, उनसे काफी पोल्यूशन होता है, लेकिन फिर भी उनको क्या दिया जा रहा है? अप्रूवल दिया जा रहा है। तो देखो, केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा इसके ऊपर कि जो पोल्यूशन जो फैला रहे हैं उनके ऊपर आपको क्या होना है? स्ट्रिक्ट होना है। अगर जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे इकोसिस्टम को, हमारी जो कम्युनिटी है उनको नुकसान पहुंच रहा है, तो आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा। व्हाट शुड कंसर्न, देखो परेशानी की बात ये होनी चाहिए, द सेंटर इज द लेजर्डली pace at which multiple department process project proposal, raising transaction cost and resulting in the claimer to dispense with the regulation। सबसे बड़ी परेशानी की बात क्या है पता है? जो प्रोसेस है ना, किसी भी प्रोजेक्ट को पास करने का जो प्रोसेस है वो मल्टी विंडो सिस्टम है हमारे यहाँ पर। कोई प्रोजेक्ट यहाँ से पास हो गया, कोई प्रोजेक्ट यहाँ से पास हो गया, तो एक तो क्या होता है, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो बढ़ता है और उनके ऊपर रेगुलेशन करने की जो क्षमता है वो भी बढ़ती है। अगर एक ही विंडो से पास होगा, एक ही डिपार्टमेंट से सारे प्रोजेक्ट पास होते हैं, तो उनके ऊपर ध्यान रखना भी आसान हो जाएगा, उनका जो कॉस्ट है वो भी कम होगा, क्योंकि कॉस्ट जब ज़्यादा लगता है तो उसको निकालने के लिए जो प्रोजेक्ट है वो अपने वहाँ पर इन्वेस्ट कम करते हैं और पोल्यूशन को नुकसान ज़्यादा पहुँचाते हैं। तो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए अप्रूवल के लिए और पैसा कम खर्च करवाना चाहिए ताकि वो बाद में एनवायरनमेंट को कम नुकसान पहुँचाए। द रेमेडी, इस चीज का उपचार क्या है? लाई इन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, इस समस्या का उपचार
जो प्रशासन रिफॉर्म है उसी में निर्भर करता है, उसी में स्थित है कि प्रशासन में आप रिफॉर्म करो तो इस समस्या का समाधान भी मिल जाएगा। इट इज एमिनेंटली feasible, for instance, to produce a white list of lands for industry reclaiming polluting areas। क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? ऐसे एरिया की लिस्ट बनानी चाहिए जो व्हाइट लिस्ट लैंड है। व्हाइट लिस्ट लैंड मतलब ऐसे लैंड जहां पर कोई भी काम इलीगल नहीं हो रहा है। तो इंडस्ट्री के लिए ऐसी लैंड्स को प्रोड्यूस करने की आवश्यकता है ताकि क्या होना चाहिए, पोल्यूटेड एरियाज को रिक्लेम किया जा सके। वॉट इंडिया कैन नॉट अफोर्ड, इंडिया देखो ऐसी चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकता। टू डू इट्स फर्दर डिग्रेड इट्स फॉरेस्ट, रिवर्स, वेटलैंड्स एंड एयर हुज हेल्थ इज वाइटल फॉर इज लार्ज पॉपुलेशन। इंडिया जिस तरीके से हमारा वन्य जीव, नदियां, वेटलैंड, एयर ये डिग्रेड हो रहे हैं, इनका पतन हो रहा है, उसको इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि इंडिया की जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है उसकी हेल्थ के लिए उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इन सब चीज़ों की हेल्थ अच्छी होना। एयर की हेल्थ अच्छी होगी तो इंडिया की पॉपुलेशन के लिए अच्छा है, वेटलैंड अच्छे होंगे तो इंडिया की पॉपुलेशन के लिए अच्छा है, रिवर्स अच्छी होंगी तो इंडिया की पॉपुलेशन के लिए अच्छा है। तो पहले ही हमारे यहाँ पॉपुलेशन अच्छी बहुत ज़्यादा है, तो उन पॉपुलेशन के लिए, उनके भले के लिए काम करने के लिए इन सब की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। तो ये हमारा डिस्कशन था, एनवायरनमेंट से रिलेटेड ये आर्टिकल था। ओके।